हेलो एवरीवन, जय मां काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस में अगर केतु होता है तो आपके क्या पेंडिंग कर्मास हैं, आपके क्या बैलेंस रह गया है जो आपको इस जन्म में पूरा करना है। केतु फिफ्थ हाउस में बैठ के किस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स दे सकता है अपनी दशा अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में। इवन अगर उनके बिना भी अगर वो एक्टिवेट फिफ्थ हाउस हो जाता है और वहाँ पर केतु है, केतु के डिस्पोजिटर की भी दशा अंतरदशा चलती है, तो भी केतु से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आते हैं। देखिए केतु एग्जैक्टली है क्या, उस चीज़ के बारे में मैंने थोड़ा डिटेल में केतु इन फर्स्ट हाउस जो वीडियो है उसमें ऑलरेडी बता दिया है, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोग देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड द एनर्जी ऑफ केतु। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट केतु और बहुत डीप में अगर आप केतु को समझना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसका नाम है केतु और डीएनए एंड सक्सेस की। आप उस वीडियो को जाकर के देखो और उस वीडियो से भी आपको आइडिया लग जाएगा कि केतु किस तरीके की एक एनर्जी है और उसको बैलेंस किस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं कि केतु आपके फिफ्थ हाउस में है, आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो सबसे अच्छी रेमेडी देखिए उसके लिए क्या हो सकती है। एक सिंपल सी चीज़ मैं बता देती हूँ रेमेडी जो बहुत ज़्यादा कारगर है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप एस्ट्रोलॉजी का ABCD नहीं जानते, लेकिन अगर आप फिफ्थ हाउस में केतु इतना आपको समझ में आता है तो आप मंत्र साधना स्टार्ट कर दीजिए। मंत्र साधना स्टार्ट करने का एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस से कीजिए, संकल्प लीजिए और एक स्पेसिफिक टाइम में कि मैं इस टाइम में इतनी माला बैठ के करूँगा और इतने ड्यूरेशन में इतने हज़ार या इतने लाख मंत्र कंप्लीट कर दूंगा। मिनिमम 1.25 लाख मंत्रों का आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे स्टार्टिंग है, किसी को पता नहीं है कि मैं कैसे करूँ, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो आप 11,000 मंत्र से स्टार्ट कीजिए। और उसके बाद वैसे देखा जाए जब भी हम मंत्र साधना करते हैं तो मिनिमम जो मंत्र साधना की अवधि होती है वो हम ना 40 डेज के अंदर हमको 1.25 लाख मंत्र कर लेने होते हैं। एक बेसिक से, ये बहुत बेसिक है और बहुत बेस लेवल की ये साधना है। तो अगर आप लोगों का केतु फिफ्थ हाउस में है और आप लोगों को बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, देखिए केतु ना फिफ्थ हाउस में बैठता है तो ऐसा नहीं होता है कि आपको बच्चे नहीं होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे केतु फिफ्थ हाउस में बच्चे नहीं होंगे। केतु आपका फिफ्थ हाउस में बैठ करके लव अफेयर का भी हाउस है ना फिफ्थ हाउस, तो ये भी बताता है कि आपका जो बेंडिंग कर्मा है ना, आपने पास्ट में इतने सारे लोगों के साथ अपने कर्मास को क्रिएट किया है। आप लाख चाह करके भी अगर वीनस की स्थिति खराब है आपके चार्ट में, आपको कोशिश बहुत करोगे, आप चाहोगे कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आ जाए, बट आपका कोई भी अफेयर, कोई भी रिलेशनशिप रुकेगा नहीं, आपके रिलेशनशिप में ब्रेक लगता ही जाएगा। ये तो फिक्स्ड है। अब जिन लोगों ने ये चीज़ फेस की है उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि उनके फिफ्थ हाउस में केतु और उनका कोई भी रिलेशन आज तक टिका नहीं है। और वो उन्होंने चाहे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाले, उन्होंने बहुत एफर्ट्स डाले। यहाँ क्या होता है, आपने पास्ट में जिन जिन लोगों के साथ अपना कर्मा अधूरा छोड़ दिया था वो सब आपके पास्ट के कार्मिक पार्टनर्स हैं। आपको लेसन देने आए थे, आपको सिखाने आए थे, उन्होंने अपना पार्ट, अपना रोल प्ले किया और वो चले गए। तो यू आर ऑल्सो नॉट सपोज टू बी वरिड अबाउट दैम। उनके लिए रोने के लिए, परेशान होने की जरूरत नहीं, बिकॉज दैट वाज द एनर्जी ऑफ योर चार्ट। वो आपका पेंडिंग कर्मा था, आपने किया। लेकिन अगर आप वापस से इस जन्म में कुछ ऐसा खुद से करते हो, आप किसी के साथ कनेक्ट होते हो, आप उसको धोखा दे देते हो, या फिर आप एक के होते हुए भी किसी दूसरे के साथ अफेयर करते हो, तो यू आर क्रिएटिंग अगेन दैट कर्मा। तो आपको वो कर्म क्रिएट नहीं करना है, वो तो पहली चीज़ है। दूसरा, आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ लेनी है कि जब केतु आपके फिफ्थ हाउस में है, केतु फिफ्थ हाउस में होने से आपकी स्टडीज़ पर इम्पैक्ट आ सकता है, आपकी पढ़ाई में वो ब्रेक दे सकता है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन तक की जो हमारी स्टडीज़, ग्रेजुएशन लेवल होता है, दैट इज सीन बाय फिफ्थ हाउस। तो आपके जो आप ग्रेजुएट जब होगे उस ड्यूरेशन में आपको ब्रेक लग सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका बहुत एक हैवी पेंडिंग कर्मा आपके बच्चों के टुवर्ड्स हो सकता है। फिफ्थ हाउस आपके 11th हाउस से 7th पड़ता है। 11th हाउस आपके बड़े सिबलिंग्स का हाउस है। आपके आपकी चाहे वो बड़ी बहन हो या आपके बड़े भाई हो, अगर कोई बड़ा है तो उनके जो स्पाउस हैं, आपकी भाभी, अगर आपके बड़े भाई हैं तो आपकी भाभी, आपकी बड़ी सिस्टर है तो उनके हस्बैंड, उन लोगों के टुवर्ड्स भी आपका पेंडिंग करना है। कभी कभी हमने देखा है कि फैमिलीज में रह करके भी हम लोगों का रिलेशन एक पर्टिकुलर किसी इंसान के साथ अच्छा नहीं होता, किसी का भाभी के साथ नहीं अच्छा होगा, किसी का अपने बहन के हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आपके चार्ट में फिफ्थ हाउस में ऐसा है तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपने पेंडिंग कर्मास को कंप्लीट करें। अगर कंप्लीट नहीं करते हैं
चाहे वो आपको ट्रबल दे रहा है, तो आप ये समझिए ना कि वो अगर आपको ट्रबल दे रहे हैं, उनसे आपकी नहीं बन रही है, चाहे वो आपको कितना भी परेशान कर रहे हैं, आपने भी पास्ट में इस तरीके की चीज़ें की हैं, दैट्स द रीज़न दीज थिंग्स आर हैपनिंग। और आपको वो सब कुछ जिप लॉक करके सिर्फ सहना है। और आपका जो कर्मा है, अगर आपको वो लोग बड़े हैं, आपको रिस्पेक्ट देना है तो आपको देना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर वॉट। एक इस चीज़ का ध्यान रखना है। और फिफ्थ हाउस ना आपकी फ्यूचर प्लानिंग का भी होता है। फिफ्थ हाउस आपकी क्रिएटिविटी का है, फिफ्थ हाउस आपके इंटेलिजेंस का है, फिफ्थ हाउस मंत्र शक्ति का है। हो सकता है पास्ट लाइफ में, बिकॉज केतु वहाँ पर बैठे हैं, आप किसी मंत्र साधना में लिप्त हो, पिछले जन्म में वो आपकी अधूरी रह गई हो, तो आप मंत्र साधना इस जन्म में आप लोगों के लिए मैंडेटरी बन जाती है। आपके उन सारे लोगों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी भाभी के साथ, या आपकी बड़ी सिस्टर है उनके साथ, जो आपका पेंडिंग कर्मा है, उन लोगों के साथ वो मैंडेटरी बन जाता है। आप ये सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करते जाओ। और वैसे भी एक जो बेसिक इसके लिए एक रेमेडी है ना, मंत्र साधना, मंत्र चैंटिंग आप जितनी ज़्यादा करते जाओगे, मेडिटेशन जितना करोगे, मेडिटेशन करो एंड देन यू डू द मंत्र चैंटिंग, आपको वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा, वो जो कर्मास है ना, सहने की शक्ति और रास्ता, सही रास्ता दिखाने में आपको ईश्वर गाइड करते जाएंगे। तो जब भी हमारा फिफ्थ हाउस में ये केतु होता है, तो इंसान के इन सारे लोगों के प्रति हमारे पेंडिंग कर्मास होते हैं। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है। अब आपके ना, ये अगर आपके घर में आपके दादाजी हैं, तो भी आपका आपके दादाजी के टुवर्ड्स पे, क्योंकि नाइन्थ हाउस आपके फादर का हाउस है, नाइन्थ से नाइन्थ आपका फिफ्थ पड़ता है, मतलब आपके दादाजी का हाउस है, आपके फादर का हाउस। तो जिसके घर में भी दादाजी हैं और आपका केतु फिफ्थ हाउस में है, आप उनकी जितनी ज़्यादा सेवा कर सकते हो सेवा कर लो, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि हमारी एज में और हमारे दादाजी की एज में बहुत लंबा डिफरेंस होता है। तो बहुत लकी होते हैं वो लोग जिनको उनके ग्रैंड पेरेंट्स देखने को मिलते हैं, और उनके अंदर वो समझ आ जाती है कि उनको अपने, उनके कर्मा है, फिफ्थ हाउस में केतु है, उनको अपने दादाजी के प्रति बहुत क्या कहते हैं ना, डिवोटेड रहना है, अपने आप को समर्पित कर देना है। तो आपको उस तरीके से इस चीज़ को भी देखना है, और अपने ग्रैंड पेरेंट को जितना भी आप हेल्प कर सकते हो उनको, उनकी, क्योंकि देखो उनको फाइनेंशियल हेल्प की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा क्या होगा, उनकी मेडिसिन, उनका टाइम पर खाना, उनकी हेल्थ का ध्यान रखना, उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ का ध्यान रखना, उनको कंफर्ट देना, और उनके साथ कोई बात करने वाला हो, उनको थोड़ा वक्त देना, उन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो वो आप आराम से दे सकते हो, आप उनकी सेवा कर सकते हो। अगर आप छोटे भी हो, आप नहीं कमा रहे हो, फिर भी आप अपने दादाजी के साथ बैठ सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनको खाना खिला सकते हो, उनके साथ वॉक करा सकते हो, उनके कंफर्ट का ध्यान रख सकते हो, उनके बेड का ध्यान रख सकते हो, वो अच्छे से बना है या नहीं बना, उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनको हंसा सकते हो। आप जितना उनको हंसाओगे, जितना उनको खुश रखोगे, वो जितना ज़्यादा हंसेंगे, जितना खुश रहेंगे, उतना उनके मन से आशीर्वाद निकलेगा, और आपके कर्मास जो पेंडिंग है उस चीज़ में आसानी रहेगी। और मैंने आपको जो मंत्र चैंटिंग का बताया, दैट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर केतु। अगर किसी के पास दादाजी नहीं है, किसी का कोई बड़ा सिबलिंग भी नहीं है, तो क्या करेगा, तो फिर आपको मंत्र साधना करनी है, और आपके बच्चों के टुवर्ड्स आपके जो कर्मास हैं, आपको मैक्सिमम जितना कर सकते हो, आप इस बड़े बच्चे से, फिफ्थ हाउस आपके बड़े बच्चे का होता है, आप उस बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। आप ये सोचो कि वो बच्चा आपके लिए कुछ करेगा इन फ्यूचर, बिल्कुल मत करना, क्योंकि यू नेवर नो आपके किस तरीके के कर्मास हैं। अब फिफ्थ हाउस के जो कारक होते हैं, एक तो जुपिटर होते हैं कारक प्लैनेट, और काल पुरुष की कुंडली में सूर्य। अगर आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति मजबूत है, जुपिटर की स्थिति मजबूत है, और जो आपका डिस्पोजिटर है केतु का, केतु मतलब जिस राशि में बैठे उनके लॉर्ड की स्थिति भी मजबूत है, आपको आपके बच्चों की तरफ से कोई भी परेशानी नहीं आएगी। केतु क्या है ना, केतु हमको पेंडिंग दिखाता है, इसका मतलब क्या है, आपने अपने बच्चों के लिए इतना ज़्यादा किया है, अब वो रिटर्न में आपको देंगे। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, चाहे किसी भी हाउस में केतु बैठा हो, उस पर्टिकुलर काल पुरुष की कुंडली के, जो कुंडली होती है उसका लॉर्ड कौन है उस हाउस का, उसकी स्थिति देखिए, उस हाउस का कारक प्लैनेट कौन सा है उसकी स्थिति देखिए, और जिस हाउस में केतु बैठा है उसका डिस्पोजिटर की स्थिति क्या है। अगर इन तीनों की स्थिति आपकी कुंडली में मजबूत है, तो ऐसा नहीं है कि पेंडिंग कर्मास में सिर्फ खराब चीजें ही आएंगी। केतु आपको, केतु रूट्स है, केतु पास्ट लाइफ से क्योंकि कनेक्ट है ना, पास्ट लाइफ में आपने जो जो चीज़ें की हैं, अब वो अच्छी भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें उस पर्टिकुलर भाव से रिलेटेड, उन कारकों से रिलेटेड आपको इस लाइफ में मिलेंगी। अब बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि जब सैटर्न और केतु साथ में बैठते हैं, तो केतु आपके प्रोफेशन में, आपके करियर में ब्रेक लगाता है।
लेकिन मेरा मानना ये है कि केतु और सैटर्न जब साथ बैठे हैं, केतु आपकी पास्ट लाइफ है, आपने पास्ट लाइफ में जो भी कर्मास किए थे, तो आपके जब केतु एक्टिवेट होंगे तो वो सैटर्न से रिलेटेड चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे, वो उस टाइम में प्रोफेशन से रिलेटेड चीज़ों को एक्टिवेट करेंगे। अगर आपके कर्मास बहुत स्ट्रॉन्ग थे पास्ट लाइफ में, तो सडनली आपको करियर में बूस्ट मिलेगा, सडनली आपको लोगों से सपोर्ट मिलेगा, सडनली आपके आपके करियर में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपका चेंज आएगा, आपको ऐसा लगेगा अरे वाह, ये मेरे साथ कैसा होता जा रहा है, तो दिस इज अ मिरेकल, क्योंकि वो पास्ट लाइफ में जो आपने गैदर किया था वो आएगा। अगर वहीं वो जो हमारे कर्मास खराब थे, तो आपको सडनली ब्रेक भी मिलेगा, चेंज भी आएगा, आप बोलोगे मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं केतु के टाइम में, क्यों आ रही है, सडनली मेरा करियर इतना अच्छा चल रहा था, सडनली उसमें ब्रेक लग गया है। हर चीज़ आपको से खराब 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 होती हुई नजर आएगी। इसका मतलब क्या है, आपके जिस हाउस में केतु बैठे हैं उस हाउस का जो डिस्पोजिटर है आपकी कुंडली में, उनकी स्थिति देखो, 100% गड़बड़ मिलेगी। अब जैसे हम फिफ्थ हाउस की बात कर रहे हैं, वहाँ सैटर्न और केतु बैठे हैं, तो आप फिफ्थ हाउस में जुपिटर की भी स्थिति देखो जो उसके कारक हैं, और सूर्य की स्थिति देखो, वो आपको बता देंगे बहुत क्लियरली कि आपके साथ इस लाइफ में किस तरीके की, इस पर्टिकुलर इवेंट जब आपका ट्रिगर होगा तो कैसी कैसी चीज़ें और किस तरीके की घटनाएं आपके जीवन में घट सकती हैं। और अब जो फिफ्थ हाउस में केतु है उसकी मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है, आप लोगों को रेमेडी करो। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता है इन केस ऑफ, तो प्लीज़ अपने सिर्फ और सिर्फ मंत्र साधना में लग जाओ। मंत्र चैंटिंग करना अगर आप स्टार्ट करते हो तो केतु आपको बहुत हद तक सारी चीज़ों की जानकारी खुद से ही दे देंगे। स्वतः ज्ञान जो एनलाइटमेंट होता है इंसान को खुद से समझ में आ जाता है, वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, आपको खुद से रास्ता मिलने लगेगा। और जिन रिश्तों को बताया उन रिश्तों के लिए आप थोड़ा सा लॉयल रहो, ट्राई टू नॉट बी इन टू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, क्योंकि आपकी शादी हो गई उसके बाद भी अगर आप कोई अफेयर करते हो तो इसका मतलब है फिफ्थ हाउस आप वापस से एक्टिवेट कर रहे हो, आपका केतु वहाँ बैठा हुआ है, तो आप वापस से कुछ एक कर्मा क्रिएट कर रहे हो, फिर से केतु आपको प्रॉब्लम करेंगे। तो इसीलिए जिसका भी केतु फिफ्थ हाउस में है उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बिल्कुल कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप वापस से उसी चक्रव्यूह में फंसने वाले हो, वापस से एक पेंडिंग कर्मा अपना छोड़ने वाले हो, क्योंकि आप उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर आपने सोचो अपनी मैरिड लाइफ को ब्रेक करके वहाँ कंटिन्यू भी कर दिया, तो आपको वहाँ पर दुख तकलीफ ही मिलेंगे, क्योंकि आपके पास लाइफ उस तरीके से आपको लेकर के आई है। इसीलिए तो आपको पहले भी ब्रेक्स मिले थे। आप किसी एक पार्टनर को छोड़ रहे हो और दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वहाँ से आपने वापस से सेवेंथ हाउस से रिलेटेड अपने कर्मास क्रिएट कर दिए, तो यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। दैट्स द रीजन के एन राव जी हमेशा बोलते हैं कि इन द नेम ऑफ रेमेडी वो सिर्फ दो ही चीज़ें बोलते हैं, या तो विष्णु सहस्त्र नाम करो, या और अपने कैरेक्टर को अच्छा रखो, हाई मोरालिटी। अगर आपकी मोरालिटी हाई है, आपका कैरेक्टर अच्छा है, तो आपको किसी भी रेमेडी की ज़रूरत नहीं, और फिर भी आपको रेमेडी करनी है तो विष्णु सहस्त्र नाम करो। के एन राव जी इसके अलावा कोई दूसरी रेमेडी सजेस्ट करते ही नहीं है किसी को। आप 100 बार भी पूछोगे ना ये परेशानी है क्या रेमेडी, हाई मॉरल, हाई मॉरल विष्णु सहस्त्र नाम, सिर्फ यही वो दो चीज़ें हैं जो बोलते हैं। तो यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल वॉट actions you are taking in your present life. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Jai Maa Kali.